हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सिंदर शुक्ला एक बार फिर एक कहानी आपके सामने लेके आया हूँ। कहानी को जो टाइटल दिया है वो टाइटल दिया है मोह भंग या खोखले रिश्ते, इसे ऐसे भी कह सकते हैं। और ये कहानी 1-1.5 महीने पहले मैंने जो देखा, मैंने जो सुना, उसके आधार पर थोड़े से शब्दों में मैंने ही लिखी है। किसी ने ये कहानी बताई थी मेरे को। ये कहानी यहीं की है, पुणे की, जहाँ मैं रहता हूँ। और कहानी है ये एक लेडी की। और ये कहानी कोथरूड की है, कोथरूड पुणे की। उस लेडी के घर एक्चुअली उसका भाई जो है ना, मेरा बहुत फास्ट फ्रेंड है। तो वो भी मेरी सिस्टर है। मैं उसके घर जाता भी रहता हूँ, कभी कभार जाता हूँ, कभी वो बुलाती है तो चला जाता हूँ। तो उसी ने ये कहानी सुनाई थी। और ये कहानी उसके साथ तो घटित नहीं हुई थी, उसके मित्र के साथ घटित हुई थी। वो मित्र थी रहने वाली वहीं की, कोथरूड पुणे की। तो उसके फ्रेंड के पास फ़ोन आता है, उसकी फ्रेंड की चाची का। वो कहती है, बिटिया अपने बाबूजी को यहाँ से ले जाओ, बीमार से रहने लगे हैं। अब हमारे घर में भी कोई जमान नहीं है, वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं। और मैं सच चाहती हूँ कि उन्हें अंतिम समय अपना बाबूजी को बिताना चाहिए वहाँ। तो खैर, ये जैसी बात उसने सुनी तो उसने ये सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, अगले संडे को जाएंगे, बाबूजी को ले आएंगे। उसकी फैमिली का जो बैकग्राउंड था लड़की का, वो ये था कि 3 भाई थे। तो तीनों भाई में ये था कि एक ये जो थे इसके पिताजी, पुश्तैनी मकान था, तीनों वहीं रहते थे। निशा जो वो लड़की थी, मतलब अब मैं निशा उसका नाम ही ले देता हूँ, मुझे रिवील नहीं करना चाहिए था, सॉरी। ये भी निशा, मैंने उसे नाम दे दिया है। निशा जो है अपने भाई के साथ चूक रहती थी यहाँ पुणे में, अनमैरिड थी। नहीं, मैरिड थी। निशा मैरिड थी, भाई अलग रहता था, वो अपने पति के साथ रहती थी। उसके पति का नाम शायद जो भी हो, XYZ पति में बोलूँगा उसको। भाई का नाम विवेक है। 3 साल पहले क्या हुआ था कि विवेक ने, जो भाई था उसका, उसने बाबूजी से कुछ पैसे लिए थे और पैसे से मकान अपना खरीद लिया था। तो जो बाबूजी का हिस्सा था वो तो बाबूजी ने बेच दिया था अपना हिस्सा। अपने लिए एक छोटा सा कमरा रखा था, उसी कमरे में वो रहते थे। और ये भाई बहन यहाँ पुणे में थे। तो बाबूजी ये कहते थे कि मेरा तो मन नहीं लगता है पुणे में, क्यों चाचियाँ आपकी ध्यान रखती हैं और तुम लोग भी वहाँ खुश रहो, हम यहाँ खुश रहते हैं। तो वो कभी आए नहीं। लेकिन जब फ़ोन आया तो उस लड़की का निशा का जाना ज़रूरी हो गया।
और वो विवेक को लेके, अपने भाई को लेके मैं पहुंच गई अपने घर। उसका घर था यूपी में। निशा का जो हस्बैंड था वो एक डॉक्टर था। डॉक्टर महीने में लाखों की कमाई कर लेता था, लेकिन टाइम नहीं था उसके पास किसी भी चीज़ का, मतलब किसी भी चीज़ को एंजॉय करने का कोई भी टाइम उसके पास था ही नहीं। तो उसने अपने भाई से बात करी, तो भाई ने बोला यार मालूम नहीं क्या चाची जी को और चाचा जी को क्या प्रॉब्लम आ गई है, ऐसी क्या मुसीबत आ गई है, 2-4 साल और रख लेते। अब तो मकानों के दाम आसमान छूने लगते हैं, तब कितने कम पैसों में अपने नाम करवा लिया था तीसरा हिस्सा। मतलब वो लड़का की मानसिकता समझ सकते हो। खैर वो विवेक तो नहीं आया साथ में, निशा पहुंच गई और निशा बाबूजी को ले आई और ले आके अपने घर में रख लिया। निशा का जो पति था तो निशा कहती है कि भाई तू चिंता मत कर, मैं ले आऊँगा बाबूजी को अपने घर में। सही है, उसे क्या परेशानी, इतना बड़ा घर, फिर पति रात दिन मरीजों की सेवा करते हैं, पिता तो को आस्था तो दे ही सकते हैं। ऐसा उसने सोचा मन में कि पति हमारे ये सब कर लेंगे। वो पहुंच गई तो उसने बाबूजी को देखा। बाबूजी बहुत जीर्ण शीर्ण तन, एकदम दुबले पतले हो चुके थे और चल फिर नहीं पा रहे थे। तो वो बाबूजी को अपने साथ ले आई दिल्ली में, लेकिन बाबूजी आना नहीं चाह रहे थे। बाबूजी कह रहे थे तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है, क्या परेशान करूँगा आप लोगों को, और वैसे भी मेरा पुणे जैसे सिटी में मन लगता नहीं है। वो बाबूजी को फिर भी ले आई। रात को जब उसके हस्बैंड वापस आए तब तक उस लड़की के पिता और उस लड़की के बच्चे सो चुके थे। खाना खाने के बाद वो जब सुकून से बैठे तो निशा ने अपने हस्बैंड से कहा बाबूजी को ले आई हूँ। विवेक का घर बहुत छोटा है, उसे रखने में थोड़ी परेशानी होती। तो ये जैसे ही सुना परेशानी होती, उसके हस्बैंड का तेवर एकदम चढ़ गया। वो बोला क्या ज़रूरत थी, कहाँ से ले आई, कौन सी मुसीबत, तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी हैं। मैंने बड़ा घर वृद्धाश्रम खोला नहीं है, अपना घर वृद्धाश्रम के लिए मैंने नहीं दिया है, अपने रहने के लिए लिया है। जायदाद के पैसे अड़ाते हुए तो शर्माई नहीं थी साले साहब को। जब पिता की करनी पड़ती है तो आप मुंह मोड़ रहे हो। रात दिन मेहनत, मैं भी रात दिन मेहनत करके पैसे कमाता हूँ। उसका हस्बैंड ऐसे बोला, फालतू के लिए नहीं, सॉरी मेरे पास कुछ नहीं है। अब पति का जब इस तरह से रूप देखा तो निशा परेशान हो उठी। उसने कहा अब क्या कर, और मन ही मन सोचने लगी रात दिन मरीजों की सेवा करते हो, मेरे पिता के लिए क्या आपके घर और दिल में इतना भी स्थान नहीं है। ऐसा सोच रही थी, वो बुदबुदा रही थी। तो उसने कड़क से पूछा क्या बुदबुदा रही हो, क्या कह रही हो। तो निशा बोली कि मैं ये पूछ रही हूँ कि आपके पास इतने मरीज आते हैं, मरीज की सेवा करते हो, तब तो आपको कुछ नहीं होता, तो अब बाबूजी के लिए तो इतना सोचना चाहिए आपको। तो उसके हस्बैंड की आंखें लाल हो गईं, भौं तन गई उसकी। वो बोला मरीज बीमार पड़ता है, पैसे देता है, पैसे ठीक होने के लिए इलाज करता हूँ, पैसे लेता हूँ। ये एक व्यापारिक डील है, बिजनेस डील है ये, या बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है। इसमें सेवा वेवा जैसा भाव कुछ नहीं है। मेरा काम है
मेरी रोजी रोटी बेहतर होगा, 1-2 दिन में तुम अपने पिता को विवेक के घर ही छोड़ाओ, अच्छा रहेगा। अब निशा बड़ी परेशान, वो कहती यार क्या करूं। खैर सवेरे उठी और अपने बाबूजी को देखा तो बाबूजी जो है अपना सामान बांध रहे थे और सामान बांध के कहते हैं बेटा मैंने सब कुछ सुन लिया, कल तुम अपनी गृहस्थी को बर्बाद मत करो, मैं तो वृद्धाश्रम चला जाता हूँ। और वो धीरे धीरे वृद्धाश्रम चले गए। निशा भी उनके साथ गई, लड़की थी, जाना ही था। और निशा ने उसको वृद्धाश्रम में डाला ही, मतलब कर दिया उसको। लेकिन निशा परेशान ये थी कि बाबूजी इतने कमज़ोर हो गए हैं लेकिन उनका दिमाग अभी भी सक्रिय है। दामाद जी जो थे उनके ससुर जी के, काम पर घर जाने से पहले मिलने भी नहीं आए। साफ बात है ससुर का आना उसे अच्छा नहीं लगा था। क्या सफाई देती, चुपचाप टैक्सी बुलाई, उनके दिए हुए पते पर उन्हें छोड़ने चली गई। नज़रें नहीं मिला पा रही थी, ना ही कुछ बोलते बन पा रहा था। बाबूजी ने बस स्थिति समझी, अपनी लड़की का हाथ दबाया और कहा बिटिया परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, परिस्थितियों पर किसका बस चलता है, और मैं यहाँ अपने हम उन लोगों के बीच खुश रहूँगा। बाबूजी वृद्धाश्रम चले गए, निशा अपने घर आ गई। 3 दिन बीत गए थे, निशा ना किसी से बोल रही थी, ना किसी से बात कर रही थी, फ़ोन करने की हिम्मत नहीं थी। इतनी ग्लान हो रही थी कि किस मुंह से फ़ोन करे। तभी अचानक क्या हुआ, वृद्धाश्रम का फ़ोन आ गया कि आपके बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे। 10 बजे थे, सुबह का टाइम था, बच्चे पिकनिक पर गए थे, संडे का दिन था। 8-9 बजे तक आएंगे। अमित जो उसका हस्बैंड था वो डॉक्टर था, बिज़ी था, वो 10-12 बजे तक आता था घर। तो उसने कहा चलो इनको लोगों को क्या सूचना देना, ये लोग तो वैसे भी नहीं आएंगे। तो खुद चली, रास्ते भर रो रही थी। कहना मुश्किल था कि पिता के जाने के गम में रो रही थी या अपनी बेबसी पर। आखिरी समय में पिता के लिए कुछ नहीं कर पाई। 3 दिन सिर्फ अमित उसके पिता को मान और आश्रय दे देता तो अपने हस्बैंड को वो परमेश्वर मान लेती। जब वृद्धाश्रम पहुंची तो वृद्धाश्रम में उसने पूरी जो भी उनके वो होती हैं फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी की। पूरी हो गई तो जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर था वो बोला कि बहू, बेटा और दामाद ये भी अगर आ जाते, जो मेरा रिकॉर्ड बता रहा है, तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन निशा संभल चुकी थी उस समय तक। वो बोली नहीं, इनका इस दुनिया में कोई नहीं है, ना बहू
न बेटा न दामाद, है तो सिर्फ बेटी, लेकिन वह भी सिर्फ नाम के लिए। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब थे वो धुन में बोल रहे थे, यार परिवार वालों को सांत्वना है और बाबूजी की आत्मा को शांत मिल जाती, आ जाते। तो निशा मन मन में सोच रही थी, बाबूजी की आत्मा को शांत तो मिल ही गई होगी, जाने से पहले सबसे मोह भंग हो गया था, समझ गए होंगे कोई किसी का नहीं होता, फिर क्यों आत्मा शांत होगी। हाँ, निशा अपने लिए जरूर ये सोच रही थी। परमात्मा हमें इतनी शक्ति दे कि हम किसी तरह वह बहन और पत्नी का रिश्ता निभा सकूं। कितना दर्द है इस कहानी में, कितनी मजबूरी है बेटी की इस कहानी में। और ये हो रहा है, समाज में हो रहा है। ये कहानी एक निशा की नहीं है, ये कोथरूड पुणे की कहानी नहीं है। ये कहानियाँ हैं, बहुत से लोगों की कहानियाँ हैं। तो अपने माँ बाप को सम्मान दें, उचित सम्मान दें। बहुओं को भी अपने ससुर में अपने बाप का चेहरा, अपनी सास में अपनी माँ का चेहरा देखना चाहिए, और उनको भी अपनी बहू में बेटी का चेहरा देखना चाहिए, तभी ये आगे चलेगा। वरना माँ बाप इसी तरह से वृद्धाश्रम में मरते रहेंगे, कोई किसी के पास नहीं जाएगा। तो थोड़ी सी संवेदनशीलता है कहानी के अंदर, थोड़ा सा भावुकपन भी है, और थोड़ी सी सोचने की भी ज़रूरत है। तब तक आप सोचिए, देखिए, मनन करिए, गुणन करिए, गुनिए इस कहानी को, और मुझे सब्सक्राइब लाइक करते रहिए, हौसला अफजाई करते रहिए। मैं आपको ऐसी कहानी नई नई ला के सुनाता रहूँगा। धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।